अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने फंक्शनल का जो फर्स्ट चैप्टर था वो मीट्रिक स्पेस के रिलेटेड पढ़ा है, और उसमें हम लोगों ने टोपोलॉजी के रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी। और उसके बाद हम लोगों ने फिर सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में, फिर काशी सीक्वेंस के बारे में, और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ काशी सीक्वेंस एंड इफ अ काशी सीक्वेंस हैज अ सब सीक्वेंस व्हिच इज अ कन्वर्जेंट देन दैट काशी सीक्वेंस विल बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। सो आफ्टर दिस थ्योरम हमने कंप्लीट मीट्रिक स्पेस पढ़ा कि अगर हर सीक्वेंस में, अगर स्पेसेस में हम कोई भी कॉची सीक्वेंस लें तो वो उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज कर जाए, तो उसको हमने कंप्लीट बोल दिया। उसके बाद लास्ट पर हमने एक आइसोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा कि जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर कोई फंक्शन जो है वो दो मीटर स्पेसेस के दरमियान डिस्टेंस को प्रिजर्व करता है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो ये बस जस्ट जो चीज़ें मैंने बोली हैं ये चैप्टर नंबर 1 से थी, ये हम लोगों ने जस्ट रिवाइज की हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट लेते हैं, नॉर्म स्पेस। ठीक है, वहाँ पर हमने एक मीटर स्पेस ली थी। अगर उसमें उसमें अगर हम कोई भी कॉची सीक्वेंस लें जो उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज कर जाए, तो हम कहते थे कि वो जो स्पेस थी उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। ठीक है, सही। अब यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आता है नॉर्म स्पेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे व्हाट इज नॉर्म स्पेसिस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो नॉर्म स्पेसिस में हम लोग काशिय सीक्वेंसेस लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, काशिय सीक्वेंसेस। अगर उसकी तमाम काशिय सीक्वेंसेस उसी नॉर्म स्पेस के अंदर ही कन्वर्ज कर जाती हैं, तो देन वो जो नॉर्म स्पेस होगी वो क्या बन जाएगी, कंप्लीट। बनारस। और जब नॉर्म स्पेस कंप्लीट बन जाएगी तो वो जो स्पेस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, दैट इज बनाम स्पेसिस। ठीक है, तो हम लोगों ने, अगर तो किसी ने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसकी स्टडी करना ही इंतहाई आसान है चैप्टर नंबर 2 की। बट चैप्टर नंबर 2 जो है ये फंक्शनल का सबसे जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर पढ़ेंगे व्हाट इज ऑपरेटर, व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर, व्हाट इज बाउंडेड ऑपरेटर, व्हाट इज डुअल स्पेस। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं। ये बेसिकली हमारे पास समझ लें कि एडवांस फंक्शनल पढ़ने के लिए उसकी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। तो हम इसको स्टडी करते हैं। Particularly useful and important meter space are obtained if we take a vector space and define on a metric by means of a norm। अगर हमारे पास क्या हो, वेक्टर स्पेस हो, क्या हो, वेक्टर स्पेस हो, फिर उस पर हम क्या डिफाइन कर दें, मीट्रिक। लेकिन जो मीट्रिक वहां पर हम डिफाइन करते थे वो हम डिस्टेंस से करते थे। किससे करते थे, डिस्टेंस से। यहाँ पर जब हम लोग, जब वेक्टर स्पेस के ऊपर मीट्रिक डिफाइन करेंगे तो जो हम फंक्शन लेंगे वो कैसा फंक्शन होगा, दैट फंक्शन विल बी नॉट अ डिस्टेंस फंक्शन, वो हमारे पास नॉर्म फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर पॉइंट्स थे तो पॉइंट्स के दरमियान हम क्या लेते थे, डिस्टेंस। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेक्टर होगा, तो वेक्टर की हम क्या लेंगे, आपको पता है जो नॉर्म होती है ये बेसिकली किसी वेक्टर की क्या होती है, लेंथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वेक्टर्स की लेंथ के साथ जो है वो उसको प्ले करना है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। आगे वो कहता है कि रिजल्टेंट तौर पे जो हमारे पास स्पेस बनेगी दैट विल बी कॉल्ड नॉर्म स्पेस, एंड इफ इट इज अ कंप्लीट मीटर स्पेस देन इट विल बी कॉल्ड बनाल स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास इसमें मेन जो कंटेंट्स हैं वो हमारे पास अनॉर्म स्पेस जो होती है वो बेसिकली एक क्या होती है, वेक्टर स्पेस होती है विद द मीट्रिक डिफाइंड बाय मीट्रिक डिफाइंड बाय नॉर्म। मतलब कि जो हम डिस्टेंस डिफाइन करेंगे वो हम किस तरह से करेंगे, वो हम नॉर्म के साथ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली द लेटर जनरलाइज द लेंथ ऑफ अ वेक्टर इन द प्लेन इन आर इन अ थ्री डिमेंशनल प्लेस। द बनार्क स्पेस इज अ नॉर्म स्पेस विच इज अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। तो ये चीजें हमने पहले पैराग्राफ में पढ़ लिया, नॉर्म स्पेस एज अ कंप्लीशन विच इज अ बनार्क स्पेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पहले से ही हम जो है समरी को देख लेते हैं, व्हाट इज ऑपरेटर। अगर हमारे पास यहाँ पर भी एक वेक्टर स्पेस V1 है, यहाँ पर भी वेक्टर स्पेस V2 है, तो जब हम इसके दरमियान मैप लेते होते थे तो हम, आपको पता है, हम उसको सिंपल एक मैप कहते थे। क्या कहते थे, सिंपल एक मैप। और आपको पता है कि जब वो
मैप जो था वो लीनियर हो जाता था तो हम उसको कहते थे दिस वन विल बी, ये लीनियर अलजेब्रा में है, उसको कहते थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर होमोमॉर्फिज्म। सही हो गया। लेकिन अगर एक साइड पर भी क्या पड़ी हो, नॉर्म स्पेस n1, दूसरी होती तो ये वेक्टर स्पेस है, लेकिन इस पे क्या डिफाइन होती है, नॉर्म डिफाइन होती है। अगर उसके दरमियान हम कोई ऐसा फंक्शन ले लेंगे दो नॉर्म स्पेसिस के दरमियान, तो वो जो नॉर्म स्पेसिस के दरमियान फंक्शन हमने लिया है दैट विल बी कॉल्ड हाँ ऑपरेटर। सही हो गया, ये ऑपरेटर कहलाएगा। अच्छा, अब उसके बाद आपको पता है कि जो ऑपरेटर होते हैं वो लीनियर भी होते हैं और क्या होते हैं, बॉन्डेड भी होते हैं, लेकिन इन चीज़ों को तफसील से आगे जाके देखेंगे। अगर कोई हमारे पास दो नॉर्म स्पेसिस हैं, उनके दरमियान आपको मैंने बताया है कि जो ऑपरेटर हैं वो क्या हो सकते हैं, वो बॉन्डेड भी हो सकते हैं और लीनियर भी हो सकते हैं। और एक नॉर्म स्पेस से दूसरी नॉर्म स्पेस तक जितने ऐसे हमें ऑपरेटर मिल जाएं जो हमारे पास क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, और क्या होते हैं, प्लस क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। वो जो फंक्शंस का सेट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, F1, F2, F3, फॉर एग्जाम्पल ये F8 तक जा रहा है, तो ये जो सेट बन गया इसको हम एक्स प्राइम से शो करते हैं। सही है, तो ये हम स्टडी तो आगे जाके भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो सेट होगा, इस सेट को हम क्या कहते हैं कि ये जो सेट होता है ये क्या होता है, डुअल स्पेस होती है। अच्छा, आवाज़ का इशू आ रहा है आप लोगों को? मेरे ख्याल में मेरी तरफ ही कोई इशू है। थोड़ी ब्रेक हो के आ रही है बार बार। अच्छा, अब चेक कीजिएगा कि अब आवाज़ ठीक आ रही है, कुछ बेहतर हुई है? जी जवाद भाई ठीक है अब। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली हमारा तल्लक जो था वो नॉर्म स्पेस के साथ है इस चैप्टर में। तो नॉर्म स्पेस जैसे कि आपको पता है, जब हम टोपोलॉजी पढ़ रहे थे तो टोपोलॉजी के पीछे मीट्रिक पड़ी होती है, लेकिन हर टोपोलॉजी के पीछे मीट्रिक नहीं पड़ी होती। समझ आई? तो ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेसिस जो हमारे पास मीट्रिक से आती हैं उसको हम बोलते थे मीटराइजेबल स्पेसिस। तो यहाँ पर नो, अच्छा, तो हमारा जो इस यहाँ पर मेन काम है वो हमारा वेक्टर स्पेसिस के साथ है। तो हम वेक्टर स्पेस की जब लीनियर अलजेब्रा में स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट वी हो, ठीक है, अगर ये एक हमारे पास सेट हो वी और दूसरा हमारे पास एक के हो, दैट इज अ फील्ड। ठीक है, तो ये सब जानते हैं कि हमारे पास अगर एक फील्ड हो और दूसरा एक सेट वी हो तो हम इसके दरमियान हम कंस्ट्रक्ट क्या कर सकते हैं, वेक्टर स्पेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वेक्टर स्पेस जो होती है ये एक क्या होता है, फंक्शन होता है। अगर हम वी के एलिमेंट को उठाएं और मल्टीप्लाई किसके साथ करें, के के साथ, तो आपको पता है एलिमेंट हमारा किस कहाँ से जाना चाहिए, वी से आना चाहिए। सही है, ये आपको पता है। तो ये बेसिकली वेक्टर स्पेस का एक फंक्शन है ऑपरेट करवाने का। तो हमारे पास फील्ड क्या होता है, अगर कोई हमारे पास सेट जो है नॉन एम्प्टी सेट, वो अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो, प्लस उसमें डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला और राइट डिस्ट्रीब्यूशन ला होल्ड करते हो, तो वो हमारे पास फील्ड होता है। ठीक है, तो अगर ये सेट जो है बी, ये अगर अबिलियन ग्रुप हो, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो, फील्ड हो, और प्लस ये हमारे पास जो मैनिपुलेशन डिफाइन करवाया ये होल्ड करता हो, तो देन जो हमारे पास होगा वो वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, तो अच्छा, ठीक है, जो अगर मैं कोई सेट लिखूं ए इज इक्वल टू ये जीरो, तो ये हमारे पास, चलिए इसको भी छोड़ें, तो छोड़ें। मैं आपसे पूछता हूँ ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, जो आप लोगों के सामने लिखूंगा, यस और नो? नो, है। फर्स्ट फर्स्ट तो नहीं है। फर्स्ट वाली है, नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से नहीं, रैशनल नंबर उठाएं और यहाँ से रैशनल उठाएं तो वो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, फिर रैशनल, तो वो हमारे पास तो बिलोंग ही नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, ये वाली वेक्टर स्पेस हमने सिर्फ चेंज किया है आर को क्यू के ये साथ। ये है। यस, ठीक है,
तो ये है। उसके बाद अगर आप बात करें आर ओवर आर, तो ये भी आपके पास मिलेगी। ठीक है, अगर आप बात करें आर स्क्वेयर की आर के साथ, तो क्या ये है? जी ये भी है। यस, ये भी हो। लेकिन अगर हम कर दें आर को आर स्क्वेयर पे, क्योंकि आर स्क्वेयर भी तो फील्ड है ना, आर के साथ कर दें तो क्या ये वेक्टर स्पेस है? नहीं, क्योंकि आर स्क्वायर जो है वो सुपर सेट है इसका। ठीक है, हाँ जी। तो ये चीज़ों को बस थोड़ा सा इस तरह से समझ लें कि हमारे पास अगर फील्ड के एलिमेंट को मल्टी ऑपरेट करें वेक्टर के एलिमेंट के साथ, तो वो हमारा जो आंसर है वो वेक्टर में से आना चाहिए, जो हमने सेट लिया हुआ है बुलियन ग्रुप। सही हो गया। तो ये वेक्टर स्पेसिस हैं। अच्छा, वेक्टर स्पेसिस में अगर लीनियर अलजेब्रा को आप लोग पढ़ रहे होंगे तो तफसीलन आपको पता है, यहाँ पर हम एक जीरो वेक्टर भी पढ़ते हैं। उसके बाद मल्टी, ये सारी की सारी जो हैं ये वेक्टर स्पेसिस की प्रॉपर्टीज हैं। स्पेस आर एन है, सी एन है, सी ए बी है, तो ये इसको सबको प्रूफ किया हुआ है कि दैट आर आल द वेक्टर स्पेसिस। ठीक है, वेक्टर स्पेसिस के आपको पता है एक्सिम होते हैं 6-7, उसको अगर फुलफिल करें तो वो हमारे पास जो स्पेस होती है वो क्या बन जाती है? वेक्टर स्पेस। अब जैसे ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप होता है, रिंग थ्योरी में सब रिंग होता है, हमारे पास मॉड्यूल में सब मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, आगे जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर है एब्स्ट्रैक्ट, तो उसमें हमारे पास ये जिस तरह से वेक्टर स्पेस है, इसकी भी सब स्पेस होती है कि अगर हमारे पास कोई डब्ल्यू है, वो अगर सब सेट है वी का, वी बेसिकली क्या है? सेम, इसकी भी फील्ड के है, इसकी भी फील्ड के है, तो ये वेक्टर स्पेस है। अगर ये इसका सब सेट है, तो अगर ये सिंपल डेफिनेशन, अगर ये भी वेक्टर स्पेस हो जाए ऑन द सेम फील्ड, तो हमारे पास ये जो डब्ल्यू होगा ये वी का क्या होगा? सब स्पेस होगी। ठीक है। अब आपको पता है सब स्पेसिस, दो तो सब स्पेसिस जो होती हैं वो ट्रिवियल ही होती हैं, एक इडेंटी और दूसरी वी। ठीक है, ये ट्रिवियल। और कुछ जो सब स्पेसिस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल। मतलब कि वो जाहिर बात है, जो ग्रुप होंगे, जो सब सेट होंगे, वो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर बोलते हैं। सही हो गया। तो यहाँ पर आगे कंसेप्ट हटता है, व्हाट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर स्पेस। लीनियर कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं कि फील्ड के एलिमेंट्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें किसके साथ? वेक्टर स्पेसिस के एलिमेंट के साथ। अब आपको पता है वेक्टर स्पेसिस के जो एलिमेंट होंगे दैट आर कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दें, तो जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। सही हो गया। तो ये चीज़ें तफसीलन अगर पढ़नी है तो आप शाम सीरीज से पढ़ सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ स्पैन। ठीक है, तो फॉर एनी नॉन एम्प्टी सबसेट M that is the subset of X, the set of all linear combination of a vector M is called the span of M। बात करने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो अगर जनरेट कर दे M को, ठीक है, तो हम कहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम E1 प्लस E2 लेते हैं और साथ को स्केलर ले लेते हैं 2 ले लेते हैं या क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये किसको जनरेट कर रहा होता है? आर स्क्वेयर को, सबको पता है। और यहाँ पर E1 क्या है? 1 0 है, और E2 क्या है? 0 1। ठीक है, तो बेसिकली ये स्पैन और जो जनरेटर का लफ्ज़ है ये सेम ही होता है, तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा कि व्हाट इज स्पैन, व्हाट इज जनरेटर। आगे आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ऑफ अ गिवन सेट एम ऑफ अ वेक्टर। सही है। अगर हम लोग वेक्टर्स को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा के उसका लीनियरली कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उसको जीरो के बराबर रखते हैं जीरो के बराबर रख के अगर हमारे पास तमाम कॉन्स्टेंट्स जीरो आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो हमारे पास वेक्टर हैं वो क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये जो कांस्टेंट जीरो आते हैं, हम कह तो देते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इस बात से क्या मुराद है? एनीवन को इस बात को एक्सप्लेन कर सकता है? फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएं, उसको जीरो के बराबर रखें, कांस्टेंट अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर x1 है, x2 है, xr है, दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मतलब ये किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि तमाम अगर कांस्टेंट जीरो हो जाएं तो मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या मतलब है इस चीज़ का? और अगर जीरो ना हो मतलब, तो फिर हम कहते हैं कि दैट जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं।
ये जीरो होने से क्या मुराद है, और ये होल्ड करता है फॉर ऑल A1 A2 AR इज इक्वल टू जीरो। इस बात का क्या मतलब है? हाँ जी, आई समझ किसी को इस बात की? अच्छा ये देखें, जब तमाम जीरो हो जाते हैं, ये किसी ने आंसर वैसे ठीक दिया है, अगर फॉर एग्जांपल एक भी नॉन जीरो आ जाए हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं बात समझाने के लिए कहता हूँ कि मेरे पास आ जाता है, मतलब अगर जीरो जीरो आ जाए तो फिर हम जो फिर डेफिनेशन पे चले जाते हैं कि उसको हम लीनियरली कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। लेकिन अगर नॉन जीरो आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आ जाता है कि 2x1 आ जाता है इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 3x2 आ जाता है, बकाया सारे क्या आ जाते हैं, प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, 2x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3x2। तो x1 किसके बराबर आ जाएगा, -3x2 ओवर क्या आ जाएगा 2। अब मुझे बताएं कि यहाँ x1 और x2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये जो मैंने लिखी है एक्सप्रेशन। डिपेंडेंट है क्योंकि ये स्केलर मल्टीपल है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये क्वेश्चन जब लास्ट दिनों में एटॉमिक एनर्जी में शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो उसने ये बात पूछी थी, व्हाट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। तो जब उसने क्वेश्चन किया तो उसने मैंने उसको सिंपल बता दिया कि ये जो अल्फाज अगर जीरो के बराबर हो जाएं तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर ना हो तो वो डिपेंडेंट है। वो कहता है ये तो बेटा सबको पता है, लेकिन ये आप बताएं कि आप जीरो होने से क्या मुराद लेते हैं। तो आप अब खुद सोच सकते हैं कि यहाँ जब हम जीरो पुटिंग करते हैं तो फिर हम किसी वेक्टर को किसी वेक्टर के कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, और ये तमाम अल्फाज की कंडीशन होती है। ठीक ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास नॉन जीरो आ जाए तो फिर हम क्या कहते हैं कि उसको लीनियरली कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो गया, सही हो गया। अगर हमारे पास एक वेक्टर है E1, वो है 1 0, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, E2 है वो 0 1। अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर ये हमारे पास क्या है, लीनियरली, एक मिनट, एक है लीनियरली इंडिपेंडेंट, प्लस ये क्या करें, जनरेट कर दें किसको, आर स्क्वायर को। मैं जनरेट की जगह पे एक लफ्ज और भी यूज कर सकता हूँ, दैट इज अ स्पैन। नंबर वन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, नंबर टू आर स्क्वायर को स्पैन कर रहे हैं, तो ये E1 और E2 क्या इंफॉर्मेशन देंगे, E1 तो बेसिस। एग्जैक्टली ये जो E1 और E2 होंगी ये क्या होंगी, बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब सबको पता है कि अगर हम लोग डिमेंशन को डिफाइन करें, व्हाट इज डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, तो जितनी बेसिस की तादाद होती है दैट इज कॉल्ड डिमेंशन। ठीक है। तो मेरे से एक और भी क्वेश्चन हुआ था कि आर ओवर जो रैशनल नंबर है इसकी डिमेंशन क्या है, तो क्या इसकी डिमेंशन है, एनी वन? वन, शायद वन। इरेशनल आ जाते हैं ना। देखें ये वेक्टर स्पेस तो है, ये तो पक्की बात है, ये क्या है, वेक्टर नहीं। स्पेस है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आप रैशनल को इसके साथ, वो तो आर में जाएगा ना, आर बड़े वाला सेट है, ठीक है। अब इसकी डिमेंशन क्या होगी, डिमेंशन से मुराद ये है कि आपके पास कितने ऐसे जो हैं वो पड़ी हैं बेसिस, जो आप क्यू में आर और क्यू को मिला के आप लोग उसको आर को जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है कि जब आप आर ओवर आर लेते हैं तो आपको पता है आर की डिमेंशन क्या होती है, 1 होती है ना। जब आप आर स्क्वायर को आर पे लेते हैं तो इसकी डिमेंशन क्या होती है, 2 होती है। आर थ्री को आर पे लेते हैं तो आर की डिमेंशन, आर थ्री की डिमेंशन 3 होती है। ठीक हो गया। लेकिन जब आर को इस पे लेते हैं तो थोड़ा सा आपको ये चीज जरूरी है कि कितने वेक्टर जो हैं वो मिलके आर को जनरेट करेंगे।
तो ये सोचने वाली बात है यहाँ पे। क्या एक ही वेक्टर के साथ गुजारा हो जाएगा, क्या वो उसको जनरेट कर देगा हमारे पास? तो थोड़ा सा सोचें ना, क्या इनफिनिट डिमेंशन होगी या इसकी वन डिमेंशन होगी? इस पर थोड़ा सा सोचें। ठीक है, ये किसी ने आंसर तो दिया है इन्फिनिटी, बट ठीक है, इसकी डिमेंशन जो है वो हम कह देते हैं कि क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो इन्फिनिटी से मुराद यहाँ ये है कि हमारे कितने वेक्टर्स ने मिलकर यहाँ पे आर को क्या किया, स्पैन किया। तो ये चीज़ को ज़रा देखिएगा कि वाकई ही इसकी डिमेंशन इन्फिनिटी है, और इस चीज़ को स्टडी कीजिएगा। ठीक है, कि हाउ दिस पॉसिबल कि इसकी डिमेंशन जो है वो इन्फिनिटी है। अच्छा, आगे आता है हमारे पास, ये देखें कि फाइनेट एंड इनफाइनेट डिमेंशनल। अगर किसी वेक्टर स्पेसिस की जो डिमेंशन है वो फाइनेट है, तो इसका मतलब है या तो एन होगी, अगर इन्फिनिट है तो वो इनफाइनेट बेसिस उसकी होंगी। तो ये सिंपल बात है। ठीक है, तो बेसिस का भी आपको पता चल गया, डिमेंशन का भी पता चल गया। तो उसके बाद एवरी वेक्टर दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो हैज अ बेसिस। ठीक है, अच्छा, डिमेंशन एंड साइज बेसिस, ठीक हो। तो इसका जो तल्लक था हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का, वो तल्लक था उसके साथ, क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेसेस के साथ एंड लीनियर अलजेब्रा के साथ। सही है, तो आपको पता है यहाँ पर कोशेंट स्पेस कौन सी होती है, कि अगर कोई सब स्पेस है तो हम वहाँ पर उसकी कोशेंट स्पेस भी, जैसे कि आपको पता है ग्रुप थ्योरी में हम क्या बनाते हैं, कोशेंट ग्रुप बना रहे होते हैं। रिंग थ्योरी में आपको पता है हम क्या करते हैं, आर को किस पे डिवाइड करते हैं रिंग थ्योरी में, यहाँ पर, सॉरी, दूसरा है रिंग वाला। तो कोशेंट रिंग कैसे बनाते हैं, इसको डिवाइड किस पे करते हैं, आइडियल से। ये सब ठीक है। तो रिंग थ्योरी की कहानी है, तो यहाँ पर कोशेंट स्पेस को इसी तरह तरीके से जो है वो डिफाइन किया है। इन चीज़ों को यहाँ पर अगर आप वहाँ मुझे याद आ गया, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, डिमेंशन ऑफ यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डिमेंशन, ये क्योंकि काफ़ी एमसीक्यूज आया पीपीएससी में इस तरह का, माइनस डिमेंशन ऑफ यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू, आई थिंक सो, इसको डिमेंशन थ्योरम कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा और अप्लाई करने का तरीका सीखिए कि हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है नॉर्म स्पेस एंड बनार्ड स्पेस। तो हम वेक्टर स्पेस को इसलिए स्टडी कर रहे थे कि हमारे पास नॉर्म स्पेस ही बाद में, जो सॉरी वेक्टर स्पेस ही नॉर्म स्पेस बनेगी, तो हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। द एग्जांपल्स इन द लास्ट सेक्शन state that in many cases in a vector space X may at the same time be a metric space because a metric D is defined on X. However, there is no relation between the algebraic structure and the metric. We cannot expect a useful and applicable theory that combine algebraic and metric concept. तो हम इसको ज़रा डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ नॉर्म स्पेस एंड अ बनार्ड स्पेस। सो हमारा काम मेन आ गया चैप्टर का। आ नॉर्म स्पेस एक्स इज अ वेक्टर स्पेसिस, ठीक है, विद अ नॉर्म डिफाइंड ऑन इट। ठीक है, वेक्टर स्पेस के ऊपर अगर हम नॉर्म को डिफाइन कर दें तो वो क्या बन जाएगी, नॉर्म स्पेस बन जाएगी। और जो कंप्लीट नॉर्म स्पेस होती है, ठीक है, कंप्लीट क्या होती है, नॉर्म स्पेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास बना बनार्ड स्पेस होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हेयर आर नॉर्म ऑन अ रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन होता है whose value at an x is denoted by। ठीक है, तो कोई यहाँ पर बता सकता है, जैसे हमने मीटर को डिफाइन किया था तो हमने कह रहे थे कि एक्स क्रॉस एक्स से वो कहाँ पर जाती है, आर पॉजिटिव पर। तो यहाँ पे बता सकता है कि व्हाट इज नॉर्म डिफाइन, मतलब नॉर्म कैसा फंक्शन होगा। ये तो ऊपर वाला जो फंक्शन है ये डी है ना, तो यहाँ पर नॉर्म जो फंक्शन होगा वो किस तरह से डिफाइन होगा। या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। हम्म, नहीं, रियल वैल्यूड फंक्शन तो होगा, मतलब इधर तो रियल आएगा ना, लेकिन कहाँ से कहाँ होगा, बात ये है, नॉर्म जो फंक्शन होता है। और से आ रही होगा। बाहर से आए,
फील्ड क्रॉस वेक्टर स्पेस। क्या होता है वेक्टर क्रॉस फील्ड? ये होता है। नॉर्मल बेसिकली हम वेक्टर्स ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन तो है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स डिनोटेड बाय, अच्छा इसको देखिएगा वैसे भी क्या है, मुझे कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे कि कहाँ से कहाँ फंक्शन है। तो नॉर्म जो है वो अगर हम एन से आ रहा है मेरे ख्याल में। कहाँ से, एन से आर। एन से आर, जी। एन से वो आर, लीनियर स्पेस में। नहीं एन यहाँ पे तो हमारे पास इनपुट में एन नहीं ना पड़ा हुआ, इनपुट में तो बेसिकली हमारे पास वेक्टर्स पड़े हुए हैं वेक्टर स्पेसिस में भी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो इस तरह से होगा, लेकिन फिर भी इसको देख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। तो फिर भी इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम किसी अगर वैल्यू पे नॉर्म डिफाइन करवाना चाहें, ठीक है, तो वो कहता है कि नॉर्म तो एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो मीटर की तरह हम इसको ये लगा देते हैं। और नंबर टू एन टू है, अगर नॉर्म जीरो है तो इसका मतलब है वेक्टर भी क्या होगा, जीरो होगा, सही है। और नंबर थ्री, आपको पता है कि अगर अल्फ़ा के साथ अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा के देखें नॉर्म को, फिर उसका नॉर्म लें तो अल्फ़ा की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी एंड नॉर्मल नॉर्म आ जाएगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, सही हो गया। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, जिस तरह से हम मीटर स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास ये नीचे देखिए, आपको पता है कि जो हम डिस्टेंस वहाँ पर डिफाइन करते थे एक्स और वाई का, वो क्या होता था एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्म ऑन एक्स डिफाइन मीट्रिक बी ऑन, तो हमने क्या किया है कि नॉर्म के हिसाब से हमने क्या डिफाइन कर दिया, मीट्रिक डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस आया है, ये किस तरह का यूजर डिस्टेंस है, बट हमने यहाँ पर एज अ नॉर्म को यूज़ किया, नॉट अ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है। दिस इज अ कॉल्ड अ मीट्रिक इंड्यूस्ड बाय अ नॉर्म, ठीक है। तो ये हमने एक मीट्रिक बना ली है, कहाँ से, बाय नॉर्म से। द नॉर्म स्पेस जस्ट डिफाइंड इज डिनोटेड बाय दिस, वहाँ पर फंक्शन क्या था, डी था, तो हम क्या कहते थे कि वो क्या था, एक्स डी इज अ मीट्रिक स्पेस। यहाँ पर एक्स सेट है और नॉर्म फंक्शन है, दिस इज अ नॉर्म स्पेस, ठीक हो गया। अगर फर्स्ट वाली दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो हमारे पास फिर नॉर्म नहीं होती, बल्कि क्या होती है, सेमी नॉर्म होती है। तो ये काफ़ी हम सेमी नॉर्म को भी यूज़ करते हैं आगे जाके। अच्छा उसके बाद नॉर्म एंड मोड में क्या फ़र्क है। अच्छा नॉर्म जो है ये एक फंक्शन है, लेकिन जो मोड है, हम मोड को, क्योंकि मोड जो हम लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास क्या है कि रियल वैल्यू फंक्शन है। हम इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं, अल्फ़ा आ जाता है अगर अल्फ़ा हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव अल्फ़ा आ जाता है अगर अल्फ़ा क्या हो, नेगेटिव। तो ये तो वही है रियल एनालिसिस में कि अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाए, मतलब -2 आ जाए, तो ये क्या उसको कर देगा, 2 कर देगा, ठीक है। लेकिन नॉर्म जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है, उसके लिए हम डिफरेंट स्पेसिस के लिए डिफरेंट नॉर्म लेंगे, ठीक है। जैसे कि हम जो है नॉर्म आगे जाके देखते हैं कि डिफरेंट स्पेसिस के लिए किस तरह से हम डिफरेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस इनक्वालिटी को भी याद रखिएगा। उसके बाद नॉर्म इज अ कंटिन्यूस दैट इज अ कंटिन्यूस मैपिंग ऑफ अ इनटू आर, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस मैपिंग है इनटू आर की तरफ। तो बाद एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, हाँ जी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है,
ये देखिए नॉर्म किस तरह से डिफाइन है। अगर हम आर एन में बात करें तो आर एन में डिस्टेंस जो नॉर्म डिफाइन होगी वो किस तरह से होगी, एक्स की नॉर्म डिफाइन, क्योंकि यही फार्मूलेशन एमसीक्यू वगैरह में आती है कि अगर आर एन या सी एन में बात करें तो अगर हमारे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 4 है, ये कहाँ पड़ा हुआ है आर थ्री में, तो आपको कोई बोले कि इसकी नॉर्म फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, नॉर्म आ जाएगी। सही है। तो लेकिन अगर यही आप लोगों ने वेक्टर उठाया, उसकी नॉर्म फाइंड किया, यही आप लोगों ने उस पर क्या डिफाइन कर दिया, डिस्टेंस डिफाइन कर दिया बाय द नॉर्म। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा फिर ये आपके पास बन जाएगी नॉर्म स्पेस बन जाएगी, तब आप उसके ऊपर डिस्टेंस डिफाइन करवा देंगे मीटर। आगे आता है एल की स्पेस। ठीक है, एल की स्पेस इस तरह से है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वेक्टर हमारे पास पड़ा है, मैं कहता हूँ एल स्क्वायर के अंदर ना मुझे इस वेक्टर की नॉर्म बताएं, तो क्या होगी इसकी नॉर्म, एनीवन? 7 √। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एल पी जो स्पेस होती है उसमें ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं, ठीक है, कि जिनकी अगर हम पावर पी लेकर उसके बाद उसको ऐड करें तो वो उसका सम जो है उसको क्या करें, कन्वर्ज करें। तो यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ है वो इस तरह से होगी, क्योंकि डिफरेंट के लिए डिफरेंट होगी, टू की पावर हम यहाँ टू यूज़ करेंगे प्लस हम थ्री की पावर को यूज़ क्या करेंगे, टू, और आपको पता है ये -2 को वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, और इस 4 की पावर क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये 4 और 9 कितना, 13 और 4 17, तो ये इस तरह से आएगी। सही हो गया। तो आगे जाकर अगर आप डिस्टेंस डिफाइन करवाया आगे एल इन्फिनिटी, या एल इन्फिनिटी में अगर आप देखें, अगर आपके पास ये देखें फॉर एग्जांपल, अगर क्योंकि यहाँ पर है बेसिकली सीक्वेंस, तो अगर मैं पूछूं कि 1, ठीक है, अभी आप छोड़ दें सीक्वेंस को, अगर 1 2 3 और 4 और -4, अच्छा अगर इसका मैं पूछूं कि एल इन्फिनिटी में इसका क्या होगी नॉर्म, तो क्या होगी इसकी नॉर्म, तो आपने जस्ट फार्मूलेशन की तरफ जाना है। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर एक एलिमेंट और भी ऐड कर दो -6, तो अब क्या होगी इसकी नॉर्म, 6। एग्जैक्टली 6, क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके फिर सुप्रीम लेंगे। तो ये इस तरह से बात बताने का मतलब ये है कि आप जिस स्पेस में जाएंगे उस स्पेस में नॉर्म डिफरेंट तरीके से मैक्सिमम के साथ है, तो उस हिसाब से आप लेंगे। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट नॉर्म स्पेस है फ्रॉम द इनकम्प्लीट मीटर स्पेसिस वी में रीडली ऑब्टेन इनकम्प्लीट नॉर्म स्पेसिस, तो ये आपके पास कुछ जिस तरह से आप लोगों ने कल पढ़ी थी कुछ स्पेसिस जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, तो इनके लिए भी यहाँ पर कुछ डिस्टेंसेस जो हैं वो डिफाइन है। स्पेस एस, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैन एवरी मीट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नॉर्म। बात ये है कि क्या जो हर मीट्रिक होती है, मीट्रिक स्पेस होती है, क्या उसके पीछे क्या जरूरी है कि क्या पड़ी हो, नॉर्म पड़ी हो, क्या हर मीट्रिक नॉर्म से आती है, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें अ काउंटर एग्जांपल इज, ये कौन सी स्पेस है आपको पता है, ये स्पेस एस है, और स्पेस एस में कौन सी आपके पास सीक्वेंसेस होती हैं जो आपके पास बॉन्डेड भी होती हैं प्लस अनबॉन्डेड भी होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है क्या हर मीट्रिक जो है वो नॉर्म से हम ऑब्टेन करते हैं, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि ये जो सामने आपकी मीट्रिक पड़ी है दिस इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एनी नॉर्म, इसके पीछे कोई नॉर्म नहीं है। अब अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हर नॉर्म जो स्पेस होती है क्या वो मीट्रिक से क्या आती है, तो इसका क्या आंसर है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप?
ठीक है। हर नॉर्म जो होती है वो कहाँ से आती है, मीट्रिक से आती है। भला ये किस तरह से कह सकते हैं, आपको पता है एक वेक्टर स्पेस होती है, वेक्टर स्पेस के ऊपर हम क्या लगाते हैं, डिस्टेंस लगाते हैं, और डिस्टेंस क्या होता है, मीट्रिक होता है। तो जब मीटर लगाएंगे तो फिर ही वो नॉर्म स्पेस बनेगी। सो इसका जो कन्वर्स है वो तो हमारे पास ट्रू होगा। अच्छा, अब चेक ये करना है कि हमारे पास कौन कौन सी जो मीट्रिक है वो नॉर्म से ऑब्टेन होती हैं। उसके लिए हम एक टेस्ट लगाते हैं, दैट टेस्ट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस। ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई डिस्टेंस है ना, सॉरी ये पड़ा हुआ है, ये सामने डिस्टेंस, तो अगर हम इसमें क्या करें, x प्लस ए कर दें इंटू वाई प्लस ए कर दें, तो जाहिर बात है यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हैं उनमें भी चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है। फर्स्ट सीक्वेंस में भी ऐड हो जाएगा, सेकंड में भी ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी ये ऐड हो जाएगा। अब अगर ये बराबर आ जाए, डिस्टेंस के ही बराबर आ जाए डी एक्स वाई में, मतलब कि ए उसमें डालने से कोई फर्क ना आए, तो फिर तो हम उसको क्या, जैसे हम कहते हैं कि इवन फंक्शन के अगर उसमें माइनस एक्स भी पुट करें तो वो एफ ऑफ एक्स आ जाए तो हम इवन फंक्शन बोलते हैं। तो अगर तो वो डिस्टेंस आ जाए प्लस, अगर हम डी अल्फा एक्स को और अल्फा वाई को मल्टीप्लाई करें तो वो अल्फा बाहर आ जाए और डिस्टेंस हमें मिल जाए एक्स वाई, तो ये अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तो मीटर स्पेस, तो इसका मतलब है उसके बिहाइंड पीछे क्या पड़ी हुई है, कोई नॉर्म स्पेस पड़ी हुई है। तो क्या ये फार्मूला सेटिस्फाई करेगा ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस को? इसका आंसर क्या है, नो। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मीट्रिक स्पेस है डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, क्या ये किसी नॉर्म से obtain की गई है, ये वाली, इसके पीछे नॉर्म है, क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो सकती है वो जो हमने पढ़ी है? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें डी एक्स प्लस ए वाई प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा माइनस वाई माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोबारा डिस्टेंस एक्स वाई आ जाएगा। ठीक हो गया। और अगर डिस्टेंस यहाँ अल्फा को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाई, तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अल्फा एक्स इंटू माइनस वाई। अभी आपने क्या पढ़ा है कि अगर अल्फा मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर अल्फा किस तरह से बाहर आता है, अल्फा की एब्सोल्यूट वैल्यू और साथ क्या आएगा एक्स माइनस वाई, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू अल्फा आ जाएगा और ये डिस्टेंस एक्स एंड वाई का आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस मीटर स्पेस इज obtained फ्रॉम नोड। ठीक है। तो उस तरह से ये आगे प्रॉब्लम शीट आ जाती है, इसमें शो करें कि आप लोग, अच्छा ये एक्सरसाइज है। आगे यूनिट स्फीयर क्या होता है, ठीक है, यूनिट स्फीयर वो होता है जिसकी जो नॉर्म होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। आगे इसकी ये R4 में जो है वो फार्मूला लिखा हुआ है, इसको चेक कीजिएगा तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे आता है व्हाट इज कन्वेक्स सेट। ठीक है। कन्वेक्स का जो लफ्ज़ है वो हम लोग कहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। व्हाट इज कम्प्लेक्स सॉरी कन्वेक्स सेट, अगर तो डायग्राम भी तौर पे समझे ना, तो हम कहते हैं कि अगर हम कोई एक ओपन रीजन लेते हैं, ठीक है, कनेक्टेड रीजन, तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स को जहाँ से मर्जी उठाएं और उनको आपस में मिला दें, अगर तो वो लाइन सेगमेंट जो होती है वो उसी सेट में से ही बिलोंग करे, तो हम कहते हैं कि वो सेट क्या होता है, कन्वेक्स सेट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो सेट है ये कन्वेक्स नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉइंट देखें और ये देखें, इन दोनों को मिला दें तो जो लाइन सेगमेंट है नॉट बिलोंग टू सेट एम, इसका मतलब है ये हमारे पास सेट जो होगा ये कन्वेक्स नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि आ सबसेट ए ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी कन्वेक्स अगर हम दो पॉइंट्स को उठाएं कहाँ से, ए से, और फिर उसकी क्या बना दें हम एक, क्योंकि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये किसकी है, लाइन सेगमेंट की है। ठीक है, जी बिलोंग टू एक्स और जी इज इक्वल टू, क्योंकि जी क्या है, जी वो पॉइंट्स हमें मिलेंगे जब हम अल्फा को वेरिएट करवाएंगे फ्रॉम 0 to 1, तो अगर तो वो दोबारा ए से आ जाए तो हम कहते हैं दिस वन इज कॉल्ड, जो सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, कन्वेक्स सेट होगा। तो ये नीचे आपको डायग्राम में भी पता चल रहा है कि ये जो सेट है ये हमारे पास कन्वेक्स
हाँ जी, नॉर्म पे अगर लेंथ भी ले रहे होते हैं, यस ये वेक्टर की लेंथ होती है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आप फिजिक्स में नहीं कहते कि आपके पास मैग्नीट्यूड होती है वो वेक्टर की लेंथ होती है, तो इस तरह से वो ले रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो सेकंड नंबर पे है ये नॉट कन्वेक्स, इसकी तो मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक दो क्वेश्चन हैं कि, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि शो दैट डिस्क्रीट मीट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ नॉर्म। तो वो कहता है कि जो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होती है ना, ये वाली डी एक्स वाई इज इक्वल टू, क्या होती है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, ये वाली होती है 0 और 1, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो आपको यहाँ से अंदाज़ा वैसे भी हो रहा है कि अगर इसमें ए और ए ऐड कर दूँ तो वो दोबारा नहीं आएगी वो चीज़, ठीक है। तो इसको देखिएगा कि किस तरीके से, ये अगर आपने एक्सरसाइज हल की हो तो ये किसी नॉर्म से नहीं आती है, मतलब कि ये ट्रांसलेशनल जो इनवेरिएंस की प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि इफ डी इज अ मीट्रिक विच इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नॉर्म। तो आपको ये पता है कि डी जो है वो किसी नॉर्म से आई है, तो अब ये आपके पास गिवन है एक मीट्रिक, तो आपने इसका पता करना है कि क्या ये किसी नॉर्म से आई है या नहीं है। आगे आता है जी उसी तरीके से सब स्पेस, a subspace Y of a Banach space is complete ठीक है। ये कल भी हमने थ्योरम पढ़ा था, a subspace Y of a Banach space is complete if and only if the set Y is closed in X, ठीक है। मतलब कल भी हमने ये पढ़ा था कि अगर X जो है कंप्लीट है और Y का अगर हम कंप्लीमेंट करें तो वो क्या आ जाता है, ओपन आ जाता है, तो Y क्या होगा, क्लोज्ड होगा। जब Y क्लोज्ड होगा तो ये थ्योरम हमें कहता है कि Y विल बी कंप्लीट, ठीक। अनदर वे, अगर हमने Y को क्लोज शो करना, तो कल भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक अगर हम सीक्वेंस लें एक्स एन, वो अगर एक्स से ही कन्वर्ज करे और एक्स कहाँ से बिलोंग करे, वाई से ही बिलोंग करे, तो देन फिर भी वो स्पेस क्या होगी, क्लोज्ड होगी, ठीक हो गया। इस तरह से यहाँ पर कल जैसे हम वहाँ मीट्रिक में डेफिनेशन पढ़ रहे थे किसकी बोला, सीक्वेंस की, तो हम कल मीट्रिक में इस तरह से कह रहे थे कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर डिस्टेंस एक्स एन का और एक्स का क्या आ जाता है 0, तो हम कहते थे कि एक्स एन अप्रोच टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर अगर लिमिट, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस नॉर्म के साथ डिफाइन है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर नॉर्म एक्स एन की माइनस एक्स की अगर क्या आ जाती है 0, तो हम कहते हैं कि एक्स एन किसको कन्वर्ट करेगा, एक्स को, ठीक है। और ये भी डेफिनेशन है सारा एप्सिलॉन के लिए। तो ये जो नीचे एम एन के लिए है, तो ये कौन सी फिर हो जाएगी, काशी वाली हो जाएगी, कि अगर दो हमें ऐसे एम एन मिल जाते हैं जिसके लिए वो ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन रहता है, तो दैट विल बी ए काशी सीक्वेंस, और सेम क्राइटेरिया है वही, ठीक है। आगे आता है इन्फिनिट सीरीज क्या होती है। इन्फिनिट सीरीज कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ वे सिमिलर टू दैट इन कैलकुलस इन्फिनिट सीरीज, ठीक है। In fact, if xk is a sequence in a norm space X, we can associate with the xk the sequence Sn of the partial sum, ठीक है। तो उसको हमने पार्शियल सम के साथ क्या कर दिया, एसोसिएट कर दिया, वेयर n जब हम लेते हैं, इफ एस एन इज अ कन्वर्जेंट, अगर एस एन कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये है कि एस एन, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, एस एन माइनस एस की नॉर्म जो होगी वो किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को कन्वर्ज करेगी एज एन अप्रोचेस टू infinity। Then the infinite series are briefly series, ये आपको पता है कि ये वाली जो सीरीज होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिट सीरीज बोलेंगे। और ये आपको पता है हम उसमें कैलकुलस में भी पढ़ रहे थे, इज सेड टू बी कन्वर्ज और कन्वर्जेंट, एस इज कॉल्ड द सम ऑफ द सीरीज एंड वे। अगर हमारे पास ये जो इसका सम है वो अगर हमारे पास क्या is said to be converge or to be convergent, s is called the sum of series and we write। अगर वो हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है उसका सम, तो हम उसको क्या कहते हैं, तो वो हमारे पास क्या करता है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है उस दिन मैंने कहा था द सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, -1 ओवर नेगेटिव
-1/12 होता है। 9 बोला था। जब 9 या 12 इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने किसी ने ढूंढने की कोशिश की होगी तो ज़रूर आपको ये चीज़ का भी पता चला होगा कि एक मैथमेटिशियन थी मेरे ख्याल में, हाँ मैंने शायद थी आई थिंक, उसने प्रूव किया था कि जो इंफिनिटी की वैल्यू होती है वो -1/12 होती है। तो उसने दूसरे वे से फिर उसको प्रूव कर दिया था कि -1/12 है। तो इसको देखिएगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, फिर से कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद इफ हमारे पास उसकी नॉर्म्स का जो सम है वो कन्वर्ज करता है, तो जो सीरीज होती है वो एब्सोल्युटली क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो यहाँ पर आगे आता है कि अगर हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज कैन बी यूज्ड टू डिफाइन अ basis as follow: if a norm space X contain a sequence En with the property for every X belong to X, there is unique sequence of scalar alpha n। तो हम कहते हैं कि अगर एक्स एन माइनस ये जो हमने लीनियरली कॉम्बिनेशन को लिखा है, ये अगर कन्वर्ज करता है जीरो को एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन ई एन जो होगी वो क्या होगी, शोल्डर बेसिस होंगी, किसकी होंगी, एक्स की होंगी। ठीक हो गया। तो इसको हम एज अ सम के तौर पर लिखते हैं, और ये जो सम होगा ये फिर किसी नंबर को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। जैसे नीचे उसने एग्जाम्पल भी दी है, फॉर एग्जाम्पल एल पी हैज़ अ शोल्डर बेसिस मेनली ई एन, वेयर ई एन क्या होता है, डेल्टा एन जे, दैट इज ई एन इज अ सीक्वेंस हुज nth टर्म इज अ 1। ठीक है, तो 1 1 1 1 और एंड पे जाके वो 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास फिर वो वाली बेसिस बन जाएंगी। ठीक है, आगे कंप्लीशन आ जाती है कि अगर हमारे पास थ्योरम क्या है कि लेट, अगर हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है देन देयर इज अ बनाम स्पेस। ये आपने अगर कल वाला थ्योरम को एजोमेट्री वाला पढ़ा ना, तो वो सेम टू सेम कि अगर हमारे पास कोई नॉर्म स्पेस एक्स है, ठीक है, और हमारे पास देयर इज अ बनाम स्पेस, हमें क्या मिलेगी, ये देखना, एक अगर इनकम्प्लीट मीटर स्पेस, सॉरी मैं मीटर पे जा रहा हूँ नॉर्म में, और एक यहाँ पर ये कंप्लीट क्या पड़ी हुई है, बनाम स्पेस। तो वो कहता है कि इसकी, कल भी मैंने इस तरह की डायग्राम बनाई थी कि इसकी एक सब स्पेस ए एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, या इसको डब्ल्यू कल बोला था। ठीक है, जो इस एक्स के क्या होगी, आइसोमेट्रिक। ठीक है, और ये जो डब्ल्यू होगा ये इसमें क्या होगा, कल हमने चला डेंस होगा। द स्पेस, जो ये वाली स्पेस होगी ये यूनिक होगी। ठीक है, तो ये सेम टू सेम वही थ्योरम है। अगर आपको पता है वहां पर अगर डिस्टेंस प्रिजर्विंग था, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस नहीं बल्कि हम नॉर्म ले रहे हैं, तो ये उसको नॉर्म को क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा एज अ इन मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो फिर इसकी आगे आती है प्रॉब्लम शीट आ जाती है, इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें भी काफ़ी अच्छे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे कि शोल्डर बेसिस जो होती है, शो दैट इफ नॉन स्पेस है शोल्डर बेसिस इट इज़ अ सेपरेबल। अगर किसी नॉन स्पेस की शोल्डर बेसिस एग्जिस्ट करती हैं तो देन आपके पास वो जो होगी वो सेपरेबल होगी, बट इस सेपरेबल के उसमें एक आपको सबसेट मिलेगा, दैट विल बी अ क्लोज्ड, सॉरी डेंस एंड काउंटेबल। आगे सेमी नॉर्म आ जाता है, क्वेश्चन स्पेस आ जाती है, तो इस चीज़ों को हम लोगों ने पहले स्टडी कर लिया। आगे आ जाता है जी फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेसिस एंड सब स्पेसिस। अब यहाँ पर जो सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा, यहाँ पर जब तक थ्योरी फाइनाइट के लिए होती है बातें सारी वो पुरानी है, लेकिन इन्फिनिट में आके थोड़ा सा मसला डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर फंक्शनल में एक बात का ख्याल रखना है, जब डिमेंशन फाइनाइट होती है तो फंक्शनल बड़ी मज़ेदार रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है आर फाइनाइट डिमेंशनल नॉर्म स्पेसिस simpler than the infinite dimensional one. In what respect? These questions are rather natural. तो यहाँ पर आपको आगे जाके पता चलेगा कि इन दोनों में जो है मेन फ़र्क क्या है। जैसे कि पहले हमारे पास ये लीनियर कम्बिनेशन वाला आ जाता है, क्योंकि ये जो लेमा होता है ये आगे जितने भी हमारे पास जो थ्योरम हैं उनको प्रूफ करने के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन इसको आप ऐसा ऐसे भी याद रखें कि जो किसी
फॉर एग्जांपल हम ये ले रहे थे ना लीनियर कॉम्बिनेशन ये वेक्टर की नॉर्म, अगर हम उसको डिवाइड करें दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं अल्फा एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस सो ऑन अल्फा एन एक्स एन, ये बेसिकली नॉर्म है वेक्टर की कॉम्बिनेशन की। अगर हम इसको डिवाइड करें, ये जो अल्फा है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस अल्फा टू की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस सो ऑन अल्फा एन की, तो ये ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन सी। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास एक ऐसा सी एग्जिस्ट करता है कि जिससे ये ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है। और आपको पता है यहाँ सी आएगा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक हो गया। तो हम इसको बाउंडेड तो नहीं कह सकते, लेकिन एज आ ये आप लीनियरली कम्बिनेशन का जो नैमा है इसको याद रखिएगा इस तरीके से कि अगर हम लीनियरली कम्बिनेशन जो होता है उसकी नॉर्म को डिवाइड करें स्केलर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, वो ऑलवेज ग्रेटर देन एक, हमें एक ऐसा सी मिलेगा, ठीक है, जिससे वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर थ्योरम है कंप्लीटनेस का कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस वाई ऑफ द नॉन स्पेस एक्स इज अ कंप्लीट। मतलब फाइनाइट डायमेंशनल में क्या होता है, हमारे पास ये बात जो इम्पोर्टेंस रखती है कि एक्स अगर जो है वो हमारे पास क्या है, कंप्लीट है नॉर्म स्पेस, कंप्लीट नॉर्म स्पेस, कंप्लीट नॉर्म स्पेस को आपको पता बनाम स्पेस कहते हैं। अगर इसकी डिमेंशन क्या है, फाइनाइट है, वो जो हम पहले थ्योरम पढ़ रहे थे ना क्लोज वाला, उसको हम छोड़ देंगे। हम बोलेंगे अगर एक्स की डिमेंशन फाइनाइट है तो इसकी जितनी भी सब स्पेसिस होंगी वो क्या होंगी, कंप्लीट। और कंप्लीट हो जाएंगी तो वो भी क्या बन जाएंगी, बनाम स्पेसिस। तो ये फाइनाइट का यहाँ पर फायदा है फंक्शन में। ठीक है। तो आगे थ्योरम में भी आप लोग ये चेक करेंगे कि इनका नेचर जो है वो क्या है। आगे आता है क्लोजनेस। ठीक है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस वाई ऑफ नॉन स्पेस इज क्लोज्ड नेक्स्ट। तो जी देखें, मतलब वही बात आ जाती है ना कि ये आइसोमॉर्फिक चीजें हैं एक दूसरे के, इक्विवेलेंट है। कैसे कहता है कि अगर कोई एक्स जो है वो क्या है, फाइनाइट है। फाइनाइट क्या है, नॉन स्पेस है। तो फाइनाइट नॉन स्पेस, तो इसकी जितनी भी सब स्पेसिस होंगी वो लाजमी तौर पर क्या होंगी, क्लोज्ड होंगी। तो हमने पहले थ्योरम क्या पढ़ा था कि अगर किसी कंप्लीट मीटर स्पेस की सब स्पेस क्लोज्ड हो जाए तो वो क्या बन जाती है, कंप्लीट बन जाती है। तो इसका मतलब है अगर वो फाइनाइट है तो क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड होगा तो वो खुद ही क्या बन जाएगी, कंप्लीट बन जाएगी। ठीक है। लास्ट यहाँ पर ये दो चीज़ें हम डिस्कस करके यहाँ तक करते हैं। A norm on a vector space X is said to be equivalent to the norm। अब देखें यहाँ वेक्टर स्पेस एक है, जैसे आप लोग वो लेते थे ना कि R के ऊपर डिफरेंट तरह के डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस आप इस तरह से भी कर रहे होते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं डिस्टेंस दो पॉइंट्स का कि आप मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है। तो आपको पता है एक ही स्पेस है, डिस्टेंस दो तरह के हैं। तो यहाँ पर एक ही क्या है, वेक्टर स्पेस है, लेकिन उन दोनों पे नॉर्म क्या है, डिफरेंस हैं। मीन के डिस्टेंस डिफरेंट आप करते हैं तो वो नॉर्म क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। तो वो कहता है कि अगर वो दोनों जो हैं वो इक्विवेलेंट होंगी कब, अगर हम एक्स को यहाँ पर क्या रखें, सेंटर में रखें, तो देयर एग्जिस्ट, हमारे पास दो ऐसे अल्फा एग्जिस्ट कर जाएं किस तरह के, पॉजिटिव, कि हमारे पास ये बी हो और इसको इसके साथ उसके साथ मल्टीप्लाई करें इज ग्रेटर देन ए बी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स होगा और जो एक्स केवल चीज़ होगी वो एक दूसरे की क्या होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। तो यहाँ पर डेफिनेशन है इक्विवेलेंट। तो यहाँ इसको याद रखिएगा कि इक्विवेलेंट, तो ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसिस एनी नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर। तो देखें फाइनाइट का फायदा क्या हुआ है कि फाइनाइट जो वेक्टर नॉर्म स्पेस होती है उसमें क्या होगा कि कोई भी अगर हम नॉर्म को उठा लें वो दूसरी नॉर्म के क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। देखें उसने जर्नल प्रूफ भी यहाँ पर किया है, अगर आप देख सकते हैं तो। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि फाइनाइट डायमेंशनल में हर जो स्पेस हो, सॉरी, हर जो सब स्पेस होती है वो क्लोज होती है, क्लोज होने की वजह से वो खुद भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, बनाक बन जाएगी। और यहाँ पर
अगर डिमेंशन जो है वो फाइनाइट आ जाए तो हर जो नॉर्म स्पेस होगी वो दूसरी नॉर्म की क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। तो ये एक्सरसाइज को प्रॉब्लम शीट को करें। तो हम इंशाल्लाह कल यहाँ तक तो हमने कर लिया है। कल हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा कम्पैक्टनेस के और फाइनाइट डिमेंशन के मजीद हम देखेंगे कि स्पेसिस कम्पैक्ट कब होती हैं और नेक्स्ट इसका जितने भी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, नहीं तो हम कल ये कम्पैक्ट पढ़ के उसके बाद ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड ऑपरेटर प्लस डुअल स्पेसिस को पढ़ के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जवाब भाई एक कंफ्यूजन है। जी जो हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन स्पेस के ऊपर मेट्रिक डिफाइन होती है, वो मैक्सिमम करके होती है, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस फाइव ऑफ टी। तो और जो मैक्सिमम है वो फिर हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू फाइंड करते हैं। तो ये जो नॉर्म है, ये जो मेट्रिक है, ये सुप्रीमम के थ्रू भी डिफाइन हो सकती है। कौन सी वाली बात? मतलब जो फंक्शन स्पेस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन के ऊपर मेट्रिक डिफाइन होती है। यहाँ पे मैक्सिमम के साथ है ये जो हमने पढ़ा। जी मैक्सिमम से पढ़ा था। जब भी हम कंटीन्यूअस फंक्शन लेते हैं ये वाली ना, जी जी हाँ इसको मैक्सिमम के साथ ही लेंगे, लेकिन क्योंकि ये डिफाइन है मैक्सिमम के साथ तो फिर हम इसको मैक्सिमम के साथ ही लेते हैं। क्योंकि पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि कंटीन्यूअस फंक्शन में जब आप डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप इसको एज ए मैक्सिमम के साथ ही लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ले सकते हैं सुप्रीमम के साथ या नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली फंक्शंस आ रहे हैं, तो फंक्शंस में तो आपको पता है कि वो हम उसके मैक्सिमम वगैरह और मिनिमम के साथ देख रहे होते हैं। ऐसे ही होता है ना, क्योंकि जब हम सेट ले रहे होते हैं फिर ही हम सुप्रीमम और इंक्रीमेंट की गेम खेल रहे होते हैं। अदरवाइज जब फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो हम इसका मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढने में जो लगे रहते हैं। तो आई थिंक सो इसको मैक्सिमम और मिनिमम के साथ ही डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज सुप्रीमम के साथ वो मुझे कंफ्यूजन थी। मेरे ख्याल में शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि जब कंटीन्यूअस फंक्शन हो तो उसका मैक्सिमम और सुप्रीमम अच्छा इक्वल होता अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। वो मैक्सिमम का उसके साथ अलग था, सुप्रीमम के साथ। ठीक हो गया, सही है। तो यहाँ पर तो फंक्शनल में तो जब भी एमसीक्यूज वगैरह को आपको सोल्व करना होगा तो मैक्सिमम का ही आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू। तो इंशाल्लाह कल हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।